इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट एट आर डिस्टेंस. So now we are going to start with them. क्वेश्चन फॉर्मूला क्या कहता है? हम लोग टॉपिक जो देख रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर. तो अगर एक वायर है आपका ए बी जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, तो उससे कुछ डिस्टेंस आर पे अगर ये वायर एंगल थीटा बना रहा है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने क्या देखी थी? हमने देखा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगर ये पॉइंट पी है तो, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बीपी इज इक्वल्स टू आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन थीटा. आया? ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अगर इसके हमने कहा कि एक हमारा वायर है और इसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, अगर इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बताइए कितना होगा, सॉल्व कीजिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड व्हाट इज द डायरेक्शन आल्सो? कल मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. आपके क्लास 12th का जो इस साल का पैटर्न है उसमें कैसे नंबर्स आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जरा उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे आपसे. आप करते रहो इसको. इस बार जो सिलेबस का पैटर्न रहेगा वो अब तक से थोड़ा सा अलग है. सबसे पहले इसके अंदर 5 सेक्शंस होंगे, ए बी सी डी ई. हाँ बेटा, देखते हैं. 0.25 इंटू 10⁻⁻⁵ यूनिट बोलेंगे कोई? यूनिट टेस्ला. देखते हैं. पहले इधर देखो, जरा सा ध्यान दो. इधर एक से लेके 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी ई करके. ठीक है, जरा इसको समझिएगा पहले तो. सेक्शन ए में आपके 14 क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर से 10 जो होंगे वो वन वर्ड होंगे और 4 क्वेश्चंस असर्शन रीजन वाले होंगे. ये एमसीक्यूज भी हो सकते हैं. तो ये 14 क्वेश्चन ईच कैरिंग 1 मार्क्स. जो सेकंड पॉइंट है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को. ये नया ऐड हुआ इस साल, केस स्टडी. नहीं, ये टफ नहीं है बच्चे. इसको बता रहा हूं क्या करना है इसके लिए. इसके लिए आपको जो टॉपिक्स में पढ़ाता हूं, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था वो पूरा आएगा इसके अंदर. कैसे आएगा? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके अंदर आएगा तो पूछेगा. इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है कि इसके 2 क्वेश्चंस आते हैं. कितने क्वेश्चंस होते हैं इसके? 2 क्वेश्चंस होते हैं. और इन 2 क्वेश्चंस में हर एक पार्ट में 5 सब पार्ट होता है. कितना पार्ट होता है? 5 होता है, जिसमें कोई 4 करना होता है. मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 10 क्वेश्चन आएंगे बेसिकली, और 10 में से आपको 8 क्वेश्चन करने होंगे. तो एक जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है उसको समझते हैं. आपको कोई एक टॉपिक एक्सप्लेन कर देगा. जैसे सपोज करो आपको कर दिया रे ऑप्टिक्स का, अरे जो वो नहीं था हमारा ग्लास ब्लॉक से रिफ्लेक्शन. अब उसमें 4 5 क्वेश्चन बना देगा. कौन कौन से? एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाए तो क्या होगा, और इमर्जेंट दिया है, रिफ्रैक्टेड दिया है तो क्या बताइए, या फिर कुछ भी ऐसे बना सकता है, वो वेवलेंथ क्या होगी. तो 5 तरीके के क्वेश्चन वो देगा आपको उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे. अब देखो, अब इसमें सवाल उठता है कि कौन से टॉपिक आने की चांसेस ज्यादा है. तो वो टॉपिक आने की चांसेस ज्यादा है जो टॉपिक टॉपिक लेके चलते थे. जैसे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या एसी करंट हम पढ़ाएंगे अभी, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसमें एक ट्रांसफार्मर आता है. ठीक है, तो
ऐसे ऐसे टॉपिक जिसमें आप एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा देखते हो चीजों को, वो सारे टॉपिक्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है इस केस स्टडी के अंदर। ठीक है बच्चे, रे ऑप्टिक्स आया था ना, रे ऑप्टिक्स ज्यादा अच्छा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो प्लेटे वाला कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन बनता है कि प्लेट दी हुई है, कैपेसिटर दिए हैं हमें दो ठो, तो उसके लेफ्ट साइड में क्या फील्ड बनेगी, राइट साइड में क्या बनेगी, मिडिल में क्या बनेगी। इसमें मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं बेसिकली वैसे तो, बट क्वेश्चन यही आते हैं, एक प्लेट पे चार्ज इतना है, दूसरी प्लेट पे चार्ज कितना होगा, मतलब 5 क्वेश्चन बना के देगा उससे। एक ये मत सोचना कि अलग कहानी बना के देगा, आपके सिलेबस में क्लास 12th में वो बुक का ही देगा, मतलब कहने का है कि वो एक टॉपिक एक्सप्लेन करेगा फिर उस पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, केस स्टडी। तो केस स्टडी से हमारे कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के सारे, तो बेसिकली ये 8 नंबर कंटेन करेगा, 8 मार्क्स का रहेगा ये टॉपिक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जब जिस बच्चे का ये दोनों सही हो जाएगा, उसकी आगे की कॉपी रफली चेक हो जाएगी। जैसे इंग्लिश का जो पोर्शन होता है, कभी नोटिस किया हो, इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, पहले ग्रामर होता है 20 नंबर का, और फिर 40-50 नंबर का लिटरेचर होता है, तभी 70 नंबर आते हैं ना। तो जो 20 नंबर के ग्रामर में 18 नंबर पाया जाता है, वो लिटरेचर में तो जाहिर सी बात है लिखा ही होगा। भाई मेन तो ग्रामर है, जिसका ग्रामर अच्छा है उसका लिटरेचर तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ना, इतना पार्ट, ये 14 मार्क्स और ये 14 क्वेश्चन, ये पूरी बुक कंटेंट कर लेंगे आपकी। और इसमें जिसके सारे क्वेश्चन सही हो गए उसका 95 प्लस हो जाएगा ओवरऑल देखा जाए या 70 में आउट ऑफ 70 का हम देखें, प्रैक्टिकल हटा दो अभी, तो भी 65 प्लस हो जाएगा। तो ये दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एक एक नंबर के हैं, या तो सही या तो गलत। तो बेसिकली हम कहना ये चाहते हैं कि 14 इधर और 8 इधर, टोटल कितने मार्क्स हो गए, ये आपके हो गए आपके लगभग 24 मार्क्स, नहीं 22 मार्क्स, 22 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। और देखा जाए तो 70 में 22 आई थिंक पासिंग मार्क्स होते हैं, 21 पासिंग होता है ना, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 23 है, सॉरी, लगभग आप पास हो गए 22 मार्क्स में। ठीक है, अब बात करते हैं सी और डी और ई में क्या है। तो सी में अब आपके आते हैं सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये 9 क्वेश्चन कंटेन करता है, दो दो मार्क्स के 9 क्वेश्चंस, ईच 2 मार्क्स। ये केस बी कितना कर रहा है, केस स्टडी 2 questions having part sub part 5 and you have to do 4 only। तो दो पार्ट, दो क्वेश्चन होते हैं तो 8 मार्क्स के हो गए ये, 9 क्वेश्चन ईच कैरी 2 मार्क्स। इसमें भी पूरी बुक छान ली जाती है। आफ्टर दैट आई थिंक 7 क्वेश्चंस है। आफ्टर दैट इन द सेक्शन डी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस ईच 3 marks, and last one is long, 3 long each 5 marks। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर की ब्लूप्रिंट टाइप कह सकते हो आप, कि किस टॉप मतलब नंबर नंबर जो कैसे डिफाइंड होते हैं। तो कहने का मतलब है कि 3 लॉन्ग आएंगे, तो बेसिकली हम 3 लॉन्ग ना लेके चले, हम लेके चले 3, और ये केस स्टडी के 2, 3 2 5 लॉन्ग लेके चलेंगे। क्योंकि अब जब भी आप कोई पेपर लगाइएगा तो उसका जो लॉन्ग वाला पार्ट होगा वो आपके लिए केस स्टडी बन सकता है आने वाले समय में, याद रखिएगा इस बात को। क्यों, क्योंकि लॉन्ग वाले में 4-5 क्वेश्चन टॉपिक होते हैं डिफाइन होने के लिए, और वो चारों पांचों अलग अलग करके पूछा जा सकता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो केस स्टडी और लॉन्ग लगभग आपका एक चीज है। केस स्टडी में अलग अलग होंगे आंसर, छोटे छोटे होंगे, एक नंबर में आते हैं, एक ही लाइन में लिखना है सिर्फ। लॉन्ग में मिला के लिखना होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है, लेकिन चीज एक ही है लगभग। फिजिक्स में जब आप लॉन्ग लिखने बैठोगे तो एटलीस्ट आपको लिखना पड़ेगा कुछ नहीं तो 1.5 पन्ना, इसके अंदर एटलीस्ट 1 पन्ने का तो आंसर देना ही 3 नंबर में। और फिजिक्स में 3 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे बेस्ड होते हैं, थ्योरी नहीं आती है। थ्योरी आपकी आनी होती 2 नंबर में, जो आनी होती पूछ लेता है, कि 3 नंबर का पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरी उस पे डेरिवेशन पे डिफाइन होता है। और ये इधर 5 वाले नंबर में भी थोड़ा तो एक्सपेरिमेंटल और काफी चीजें पूछ लेता है इसमें। तो कहने का मतलब है कि प्रिपरेशन अपने हिसाब से कीजिएगा, कि 1 नंबर के क्वेश्चन भी आप कर सको 14 मार्क्स के, और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी आप कर सको। ऐसा ना हो कि आप एक साइड ही कर सको, दूसरे साइड में फेल हो जाओ। आपको हर एक छोटी से छोटी चीज है उसके लिए आपको न्यूमेरिकल लगाते रहना पड़ेगा।
कॉपी को रिवाइज करते रहना पड़ेगा ताकि आपको कुछ टॉपिक छूटे तो क्लियर होता चला जाए, क्लियर होता चला जाए। तो जो डाउट आ रहा है उसको पूछिए, बैठे रहने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आने वाली धीरे धीरे टाइम बदल मतलब आगे बढ़ ही रहा है। और जो ये पैटर्न दिख रहा है उसके हिसाब से ये सोचो पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए हैं। तो अगर हम 14 क्वेश्चन को देखें भी तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि टाइम नहीं लगेगा। इन 14 क्वेश्चन में आपको देखो, हम लोगों को जब हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो हम लोगों को 30 क्वेश्चन 1 घंटे में करने होते हैं और नहीं हो पाते हैं। तो उसके हिसाब से देखा तो 14 क्वेश्चन पर 1 घंटे में भी आप करते हो, या मान लेते हैं 45 मिनट में भी कर ले रहे हो, तब भी मैं बड़ी बात मानूंगा। ठीक है, टाइम लगेगा इसके अंदर भी और इसमें भी लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 14, और इधर 4 4 8 क्वेश्चन है। ये बेसिकली ये 2 क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन है। तो 14 और 8 कितने हो गए बेटा आपके? 22 22 और 9 क्वेश्चन 31, 31 और 5, 31 और 5 कितना हो गया? 36, 36 और 3 39 क्वेश्चन का पेपर आएगा सिर्फ 3 घंटे में विद लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि 39 क्वेश्चन कर ले जाना पेपर में। तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप पेपर मिलते ही उसको करना शुरू कर दो। मतलब समझ रहे हो, पेपर और कॉपी मिले टाइम शुरू करना शुरू, तब उस समय पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई होगी इतना ज्यादा क्वेश्चन करना है तो एटलीस्ट हमें टाइम चाहिए। और इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें, जो बच्चा पूरा पेपर करके आएगा ना, अंत में सिर्फ इतना टाइम बचेगा कि वो पेन बंद करके रख सके। क्योंकि 39 क्वेश्चन करना फिजिक्स में कोई मामूली बात नहीं है। बात समझ में आ गई होगी आपको ये। तो थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए पढ़ाई को लेके। जिन बच्चों का सिलेबस खत्म हो गया है वो कृपया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को ज्यादा फोकस करके काम करें। हम वो कोशिश करें कि घर पे बैठ के वो 2.5 घंटे में पूरा पेपर खत्म करें, तब जाके पेपर के टाइम पे 3 घंटे में आपका पूरा पेपर खत्म होगा। ये बात मेरी याद कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये है आने वाले टाइम का, आने वाले पेपर का एक फॉर्मेट जो मैंने आपको दिया सामने। ये मार्किंग स्कीम है पूरी आपकी, 1 नंबर के कितने हैं, 2 नंबर के कितने हैं, 3 नंबर। ठीक है, कल या परसों की क्लास में ये भी बता दूंगा कि किस चैप्टर से इस साल से अब जो नया आया है उसमें किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो उसके हिसाब से फिर आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा कि जिसको जितना नंबर लाना है उतना वो पढ़े। हमने आपको 40 नंबर की पढ़ाई करा दी है। एक बुक हमारी खत्म हो चुकी है, दूसरी बुक चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि जनवरी 15 तक रिवाइज भी हो जाएगी और कंप्लीट भी हो जाएगी हमारी ये 20 नंबर के टॉपिक्स। 20 नंबर के बचेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको हम पे देख लेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। इस पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था अभी, आपको नोट कर लीजिएगा बेटा, ये काम का है आपके, क्योंकि इस साल थोड़ा सा चेंज हुआ है ये हमारा जो केस स्टडी है दिमाग खराब करेगा और कुछ नहीं। देखा जाए तो लोग जो कह रहे हैं तो 20 नंबर का 1 CQ एक नंबर है, तो 20 नहीं 22 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 1 नंबर के। और ये 22 नंबर ऐसे हैं या तो सही या तो गलत, मतलब ये आपसे कोई छीन नहीं सकता और आपको कोई दिला नहीं सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या कहता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन थीटा। तो फॉर्मूले के अंदर जब हम वैल्यू रखेंगे तो बीपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7, आई कितना है 10, आर कितना है बच्चे 20 इंटू 10 टू दी पावर -10, और एंगल 30 है बोले तो 1/2, काट डालो तो 2 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -7 है, ये -2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, नीचे 20 है, 5 से काटो 1/4 आ गया, बोले तो 0.25 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। हाँ सही है बेटा, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। ये आपका एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की। ये एंगल बन रहा है 15 डिग्री, और अगर इसका ये डिस्टेंस की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल बन रहा है 36 डिग्री, और ये वायर यहां पे है नहीं। चलिए बताइए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ट्राई कीजिए इसको, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ जाता है। क्या बोला मैंने, वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, और ये जो एंगल बना रहा है 15 डिग्री बना रहा है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल वाला एंगल 30 दिया है, और ये डिस्टेंस आपने हम एक मान ली है ऐसे इमेजिनरी।
सॉल्व कीजिए तो बताइए कितना आएगा इसका आंसर। पहले इस पूरे वायर को मान लेंगे और इस पूरे वायर से एंगल कितना बन रहा है, 45 एंगल बन रहा है। तो लेट द फुल लेंथ ऑफ वायर मेकिंग एंगल ऑफ 45, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन 45 हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगी, क्रॉस माइनस के कैप। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड बाय द इमेजिनरी पार्ट ऑफ वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही होगी, एट बीपी इज इक्वल डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन 30 माइनस के कैप। क्यों, क्योंकि अगर ये इमेजिनरी पार्ट है तो इससे भी कुछ आएगी, लेकिन ये इमेजिनरी है, ये तो था नहीं, सिर्फ इतना वायर है। तो नेट फील्ड बाय द वायर, फील्ड बाय द वायर कितना हो जाएगा बेटा, बी नेट इक्वल टू बीपी माइनस बीपी डैश, और बीपी कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, साइन 45 और साइन 30 अलग अलग कर लो, तो साइन 45 माइनस साइन 30, इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा मुझे, साइन 15। हाँ भाई, साइन 45 माइनस साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 15 हो जाएगा। बोलिए, नहीं होगा, याद रखिएगा, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आप नहीं दिमाग लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 7, आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर और 10 सेंटीमीटर है, तो 2 बाई 10 सेंटीमीटर और 10 टू दी पावर माइनस 2, 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 बाई 2, अब जो आएगा वो आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, बोले किसी को आपत्ति हो तो बोले। नंबर 1, ये वायर था, ये आपका 10 सेंटीमीटर था, इसमें 8 एम्पियर की करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रही है और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये वायर है और ये वायर जा रहा है आपका इनफाइनाइट को जा रहा है, और इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और इसमें करंट जा रही है आई। और ये एक वायर है जो इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ है और इनफाइनाइट को चला गया है, और इसके कहीं पॉइंट, पहला वाला देखते हैं, करंट डाउनवर्ड जा रही है मतलब डायरेक्शन बदलेगी सिर्फ, बाकी सब फॉर्मूला सेम रहेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कितना हो जाएगा 8, आर कितना है 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, एंगल है साइन 60 रूट 3 बाई 2। ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं, तो देयर आर करंट डाउनवर्ड देन फिंगर्स आउटसाइड, उसका मतलब डॉट बनेगा, बोले तो प्लस के कैप। बट इन द केस सेकेंड, the distances r and the wire is infinite, तो इसमें करंट जो आई जा रही है, अब अगर आप यहां पे खड़े होकर इसको वायर को देखोगे तो आपका सिर कितना उठेगा, जरा सोचो। अगर आपके सामने एक ऐसी दीवार है जो इनफाइनाइट को जा रही है, तो जब आप उसको देखना चाहोगे तो आप कैसा एंगल बनाओगे। अगर मान लो ये एंगल होता तो θ1 बनता, फिर उससे बड़ा एंगल θ2 बनेगा, फिर उससे बड़ा एंगल θ3 बनेगा, ऐसे ही बड़ा होता चला जाएगा, और एक टाइम में वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए भाई। आपकी गर्दन पूरी उड़ जाएगी तब भी आपको दीवार दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये दीवार आसमान को मिल रही है, इनफाइनाइट है कि नहीं भाई, इनफाइनाइट जा रही है, आसमान को मिल रही है, उसका मतलब यहां एंगल बेसिकली बन कितना रहा है 90। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा बेटा, बीपी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू साइन 90, बोले तो बीपी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। याद रखिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट
वन साइड इनफाइनाइट कह सकते हैं, वायर इज म्यू नॉट ऑफ 4 पाई आई बाई आर। अगर दोनों साइड इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट वायर की बात कर ले हम, तो इनफाइनाइट वायर के केस में क्या हो जाएगा, जरा देखो, ऊपर भी राइट एंगल बनेगा, नीचे भी राइट एंगल बनेगा सिमिलरली, और दोनों की वजह से डायरेक्शन सेम आएगी, तो ऊपर वाले पार्ट से और नीचे वाले से पार्ट से दोनों से आएगी, तो 2 टाइम्स ऑफ कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन 90, और यहां पे कितना हो गया वैल्यू, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। बोलिए बेटा, किसी को आपत्ति है?